आज हम बॉटनी की बात करेंगे, वनस्पति विज्ञान। इसे पादप विज्ञान भी कहते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई वह बास्किन शब्द से, और बास्किन का अर्थ होता है हर्ब, छोटे पौधे। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट। यहां क्वेश्चन बनता है कि बॉटनी शब्द आया किस लैटिन शब्द से? तो बास्किन नामक लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब छोटा पौधा। दूसरा प्रश्न आता है, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफरेटस। किसको पढ़ेंगे? थियोफरेटस। अगर कहता है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति शास्त्र का फादर, सॉरी, आधुनिक वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ टैक्सेनॉमी। टैक्सेनॉमी मतलब वर्गीकरण, जो वर्गीकरण किया गया। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कहलाया वो कहलाए कार्लस लीनियस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफरेटस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लीनियस कहलाए। एक आता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो कहलाए वो आपके, नाम तो अंग्रेज का है लेकिन वह कहलाए फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। उतारिए। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी ये कहलाए विलियम रॉक्सबर्ग। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बॉटनी के बारे में। जहां से प्रश्न बनता है कि बॉटनी शब्द बना किससे? तो बॉटनी शब्द बना है बास्किन से। बॉटनी शब्द बना बास्किन से। बास्किन एक लैटिन वर्ड है। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा गया? वह कहला है थियोफ्रेटस। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कार्लस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इन्हीं को कहा गया, लेकिन फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहला है विलियम रॉक्सबर्ग। अब हम लोग जहां से देखेंगे प्लांट का जर्मिनेशन कैसे होता है।
जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरन। अब आइए बीजों के अंकुरन की बात करें तो इस अंकुरन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कौन कौन से कंडीशन चाहिए तो कोई भी बीज जर्मिनेट करेगा? सबसे पहला है नमी। नमी क्या करता है कि बीज के ऊपर का जो कड़ा आवरण है, जिसको हम लोग सीड कोट कहते हैं या बीजावरण कहते हैं, वह कड़ा होता है और यह नमी उसको मुलायम करता है। और दूसरा काम क्या करता है कि बीज की जो कोशिका है, इस बीज की कोशिका में जल को देकर उसे हाइड्रेटेड करता है, जलोचित करता है। बीजावरण को मुलायम करना। दूसरा काम, बीज कोशिका को जलोचित करना, यानी कि उचित जल से भर देना, यानी कि हाइड्रेटेड करना। ये नमी का काम होगा। दूसरा जो कंडीशन है वह है अनुकूल तापमान। ये अनुकूल तापमान एवरेज देखा जाए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये अनुकूल तापमान है। ये तापमान क्या करेगा तो बीज की जो कोशिका है, उस बीज की कोशिका को क्रियाशील बनाता है। बीज की कोशिका को क्रियाशील बनाना। और तीसरा जो कंडीशन है वह है ऑक्सीजन। जो वायु से प्राप्त होता है। इसका काम क्या है तो बीज कोशिकाओं में विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया को कर ऊर्जा देता है। बीज कोशिकाओं में जैव रासायनिक अभिक्रिया कराना एवं ऊर्जा देना, ये 3 कंडीशन है। अगर इस तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर नहीं रहा तो फिर बीजों का अंकुरन नहीं हो। तो बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक शर्तें जो है, यही आवश्यक शर्तें हैं: नमी, अनुकूलन, अनुकूलित तापमान या अनुकूलन ताप और ऑक्सीजन। ये 3 चीज चाहिए। एक बार इसी से संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न आ गया था। वह प्रश्न जैसा देखिए, उतार लिया तो इसको जल्दी उतार लीजिए। प्रश्न दिया था बीजों के अंकुरन के लिए
आवश्यक शर्तें ये ऑप्शन 1 में था नमी, ऑप्शन बी में था ऑप्शन बी में था प्रकाश, ऑप्शन सी में था ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में था सभी। सभी चाहिए, ऑप्शन डी में था। अब आप सोच कर जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब है प्रकाश की आवश्यकता नहीं, तापमान चाहिए, प्रकाश नहीं। इसलिए किसान जब खेत में बीज को डाल देता है तो वह कोई वेपर लाइट लगा कर नहीं आता। सूरज की रोशनी से जो तापमान मिलता है वही तापमान अनुकूलन तापमान का काम करता है। तो इस तरह से बीजों के अंकुरण के लिए चाहिए। अब हम लोग जरा सा देखेंगे यह बीज का अंकुरण कैसे हो रहा है। सपोज कीजिए कि यह कोई ये चना है। इसमें देखोगे कि यहां पर वो छिद्र होता है, इसी छिद्र के माध्यम से इसके अंदर जल जाता है और ये जो जल अवशोषित करता है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रासरण। तो प्रासरण के माध्यम से यह जल को अवशोषित कर लिया, जिसको अंग्रेजी में ऑस्मोसिस क्रिया कहते हैं। अब यह बीज थोड़ा बड़ा हो गया खुलकर। इसके बाद इससे पहली बार जो ये निकलता है अंकुरन से हल्का पीला रंग का जो बाहर निकलता है, उसको हम लोग जो निकला इसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग रेडिकल। इसके बाद देखिए क्या इस टाइप का निकल गया। ये जो निकलता है इसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर, मूल, इसको कहेंगे प्रांकुर। तो अंकुरन से पहली बार जो निकला वह कहलाया मूलांकुर। मूल मतलब जड़ और अंकुर मतलब नवजात, यानी नवजात से निकल गया। प्रांकुर शब्द से ही बना है प्रारो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शूट। अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद ये जड़ तंत्र बना, जिसको आप कहिएगा रूट सिस्टम। जड़ तंत्र। उसके बाद यहां से किस प्रकार निकला और ये कहलाएगा शूट सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रारोह तंत्र। यानी कि मिट्टी के नीचे रूट सिस्टम और मिट्टी के ऊपर शूट सिस्टम। और इसी प्रारोह का, इसी शूट का रूपांतरण जब होता है
बनता है तना, पत्ता, फूल, फल, सब सूट से रूपांतरित होगा। अब ये अगर आपको समझ में आ गया कि परासरण विधि के द्वारा इसने जल को अवशोषित करके थोड़ा सा ये फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, बीजारण मुलायम हो जाता है कि जिससे मूलांकुर निकले तो क्षतिग्रस्त नहीं हो। पहली बार जो निकलता है उसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं। उसके बाद प्रांकुर होता है, प्रांकुर निकलता है, मूलांकुर विकसित होकर रूट सिस्टम बनाता है और प्रांकुर विकसित होकर शूट सिस्टम बनाता है, प्रारोह तंत्र बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जड़ तंत्र का और तना तंत्र का विशेषता क्या है। रूट सिस्टम, रूट सिस्टम जड़ तंत्र की पहली विशेषता यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है। तो जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़े उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक जलानुवर्ती। जलानुवर्ती, सॉरी, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़े उसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। लेकिन ये जो सूट है, यह सूट पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध बढ़ता है, उल्टा बढ़ता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ता है, इसलिए यह हो जाएगा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। और ये प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, इसलिए यह हो गया धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ये रूट सिस्टम जल की ओर बढ़ेगा, इसलिए यह हो गया धनात्मक जलानुवर्ती। और सूट सिस्टम जो होता है यानी कि तना या जल के विपरीत बढ़ता है, इसलिए इसको कहिएगा ऋणात्मक जलानुवर्ती। जड़ दो प्रकार के देखेंगे, एक का नाम है मुसला जड़, टैपरूट, और दूसरा अपस्थानिक जड़, जिसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। प्रारोह रूपांतरित होकर
तना, पत्ता, फूल बनता है। ये आपके हो गए जड़ तंत्र और तना तंत्र में अंतर। इसको उतार लीजिए। रूट यानी कि जड़ पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो प्रायः मिट्टी के नीचे पाया जाता है। और यह करता क्या है? यह पौधों को मिट्टी से जकड़े रखता है। दूसरा काम, या मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर पौधों के अन्य भाग को भेजता है। और तीसरा कार्य जिसका है मिट्टी के अपरदन यानी कि क्षय को रोकता है। कितना काम किसका है? जड़ का। ये पौधों को मिट्टी से जकड़े रखता है या मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर, खनिज लवणों का अवशोषण कर पौधों के अन्य भागों को भेज देता है। कितना काम जड़ करता है। अब इस जड़ का प्रकार देखिए। ये जड़ आपको दो प्रकार की मिलेगी। एक टैपरूट जिसको हम लोग कहते हैं मुसला जड़, और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट। इसको हिंदी में अपस्थानिक या छखरा जड़ भी कहते हैं। ये जो जड़ होता है, ये जब देखिएगा कि मूलांकुर के विकसित होने से होते, देखिए ये मूलांकुर के विकसित होने से, और ये जो जड़ होता है नाम में है अपस्थानिक, अस्थानिक। ये मूलांकुर नहीं, पौधे के अन्य भागों से भी निकल जाता है। जैसे अगर ये प्याज है, इस प्याज में देखोगे क्या किस तरह से निकला हुआ है। ये निकला हुआ। उसी तरह से देखोगे क्या, ये जड़ किसी टहनी से भी निकल गया, तना से भी निकल। तो मुसला जड़ कहां से निकलेगा? तो बीज के
मूलांकुर से। और की जड़ कहां से निकलेगा? पादप के अन्य भाग से। और यही जड़, मूसला जड़ का जब रूपांतरण होता है मूसला जड़ का रूपांतरण, तो यह मूसला जड़ का रूपांतरण अगर शंकु की तरह हो गया, तो शंकु की तरह मूली होता है। अगर तरकु की तरह हो गया, सॉरी ये शंकु की तरह गाजर और तरकु की तरह मूली और कुंभी की तरह वह हो गया शलजम और चुकंदर। अब कहोगे कि गाजर कैसे शंकु की तरह, तो हम आपको फिगर से दिखा देते हैं। शंकु का मतलब हो गया कि ऊपर मोटा और नीचे पतला। और तरकु का मतलब हो गया दोनों साइड पतला और बीच में मोटा। आपको देखकर लगता हो ये गाजर और यह मूली है। और कुंभी रूप, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो घड़ा की तरह शलजम, ये रूपांतरण हो गया किसके? मूसला जड़ के। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूसला जड़ का रूपांतरण कौन कौन से है। तो मूसला जड़ का रूपांतरण शंकु रूपी गाजर, तरकु रूपी मूली, कुंभी रूपी शलजम, यानी कि गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर मूसला जड़ का रूपांतरण या मूसला जड़ का रूपांतरण। अगर ये उतार लिया हो तो फिर आगे बताएं। उतारिए इसको। जिसे हम लोग एडवेंटिडियस रूट कहते हैं। ये जड़ पौधे के अन्य भागों से विकसित होता है, ये बीज के मूलांकुर से नहीं होता, ये पौधे के अन्य भागों से होता है। इसका रूपांतरण अगर देखना है तो सबसे पहले देखिए रेशेदार जड़ ये पाया गया आपको प्याज, लहसुन की जड़।
फिगर में हम आपको प्याज का दिखा दिए थे, प्याज लहसुन में किस तरह से है ये। इस टाइप से जो जड़ निकल जाता है प्याज वह कहलाएगा। तो प्याज की जो जड़ होती है, लहसुन की जड़ जो होती है वह अपस्थानिक जड़ है, क्योंकि प्याज तो तना है, तो तना से ये निकला है। प्याज तो तना है, तो तना से निकला है। पतिये जड़, ये पत्ता से निकला है। ये किसमें पाया गया? तो ब्रायोफाइलम, जिसको हम लोग कहते हैं पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा के ये प्लांट से निकलता है। अब आप देखिएगा कि पत्थर चट्टा के प्लांट में जो उसका पत्ता होता है, इस पत्ते में देखिएगा क्या कि यहां से जड़ निकल गया, एक जड़ यहां से निकल गया। और यही जड़ मिट्टी में जाके धस जाता है, संपर्क में आया और फिर यह पौधा बना लेता है। यही है ब्रायोफाइलम का पौधा। तो वह पत्ता से निकला। तीसरा है कंद जड़। ये पाया गया किसमें? तो शक्कर कंद में, जिसको आप कहते हो स्वीट पोटैटो। चौथा रूपांतरण देखिए, क्रॉप रूट, स्तंभ जड़। ये पाया जाता है बरगद, रबड़ के पौधों। और पांचवा है स्टेट रूट और स्तंभ जड़। ये पाया जाता है मक्का, गन्ना। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये दोनों नहीं समझ गया। इसको हम समझाते हैं। मान लिया जाए कि बरगद का है, तो इस बरगद के पेड़ में आप देखते क्या होंगे कि इस तरह से लटका रहता है। ये जो लटका रहता है, जिसे झूलते हो पकड़कर, वही है प्रॉप, PROP, प्रॉप रूट। गन्ना में देखोगे क्या, या मकई में, उसके गांठ से इस तरह से जड़ निकला रहता है, जो पौधे को सहारा देता है। अगर यह बरगद का है तो इसे नहीं देखते लटका हुआ रहता है, इसे, इसी को हम लोग कहते हैं बरगद के पौधे। तो इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया आपके किसका रूपांतरण? तो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। चलिए इसको आप लोग यहां से उतार लीजिए।
अब आइए तना, इसको हम कहते हैं स्टेम। तना मिट्टी से ऊपर हुआ, लेकिन ये जो तना है इसका काम क्या है, सो देखिए। पौधों में यांत्रिक मजबूती देना, पौधों के अन्य अंगों को सहारा देना, जड़ से अवशोषित अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को अन्य भाग तक पहुंचाने में सहायक। अब इस जड़ का हम लोग, ये इस तना का हम लोग प्रकार देखें। तना का 3 प्रकार। पहला अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा हो गया सब एरियल स्टेम, और तीसरा हो गया एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का हिंदी होता है भूमिगत तना, जो मिट्टी के नीचे। सब एरियल का हो गया अर्ध वायवी तना, जो तना कुछ मिट्टी में हो, कुछ मिट्टी से ऊपर हो, कुछ तना जल में हो, जल से थोड़ा सा ऊपर हो, उसको हम लोग कहते हैं अर्धवायवी। और एरियल का मतलब हो गया वायवी तना। वायवी तना का मतलब हो गया कि जो तना मिट्टी से ऊपर हो। तो जितने भी आप देखते हैं आम, बबूल, कटहल, ये सब के तना जो होते हैं सब मिट्टी के ऊपर होते हैं, वो एरियल होते हैं। आम, पीपल, बबूल, कटहल, ये सब का तना क्या है, सब मिट्टी के ऊपर है। और ये जो अर्धवायु भी देखते हैं, इस तना में देखोगे क्या कुछ मिट्टी के ऊपर, कुछ मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है। जैसे दूब घास, दूबी घास जो होता है, पुदीना, ये सब अर्धवायु हो गए। जलकुंभी, और ये जो भूमिगत तना देखते हैं, ये भूमिगत तना मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जो अतिरिक्त भोजन को इकट्ठा करके अपना रूपांतरण कर लेता है। ये भूमिगत तना अतिरिक्त भोजन को एकत्र करके अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है, जिसको हम लोग रूपांतरण कहते हैं। अब ये कौन कौन से आते हैं, सो देखिए। भूमिगत तना, इसका रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, सबसे पहला है
पर स्टेम, जिसको हम लोग कहते हैं कंद, इसका एग्जाम्पल हो गया आलू। दूसरा हो गया पल्प स्टेम, जिसका हिंदी हुआ शल्क कंद, इसका एग्जाम्पल हो गया प्याज, लहसुन। राइजोम, परकंद, इसका एग्जाम्पल हो गया हल्दी, अदरक और क्रोम स्टेम। ये हो गया घन कंद, इसका एग्जाम्पल हो गया जीमी कंद, इसी को हम लोग कहते हैं ओल। और भी इसके एग्जाम्पल है, अरबी, जिसको कच्चू कहते हैं या रुई कहते हैं, जिसकी सब्जी बनती है। उसके बाद डहलिया, यह एक प्रकार का फूल है, इसका देखोगे नीचे रहे। तो याद रखिएगा कि पोटैटो यानी कि आलू रूपांतरित तना है और स्वीट पोटैटो रूपांतरित जड़। तो स्वीट पोटैटो जड़ हुआ और आलू यानी कि पोटैटो तना हुआ। तो ये आपके तना और तना के मॉडिफिकेशन हो गया, जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, सपोज करो किया प्याज है, कटा हुआ प्याज, यह तना कैसे है? तो तना की विशेषता होता है कि इसमें नोड पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पर्वसंधि। यही है पर्वसंधि। और ये जो जड़ है, ये रेशेदार जड़ है। अब यह रेशेदार जड़ मूसला जड़ है या अपस्थानिक? तो यह अपस्थानिक जड़ है। इसमें से आप देखिएगा क्या कि ये जो दिखाई दे रहा है, जिसको आप खाते हो, इसको हम लोग कहते हैं मांसल सल्क। यही प्याज का खाने वाला भाग है। तो प्याज का खाने वाला भाग कौन हुआ? मांसल शल्क। और यही मांसल शल्क जिसको आप खा सकते हैं। और जो शल्क सूख गया है, उसको छिलका के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अब प्याज जब आप काटते हैं तो इससे एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। प्याज काटने से कौन सा गैस निकला? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला। यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब आपके आंख के नमी में जाता है तो वह उस नमी यानी कि आंसू के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके H2SO3 बनाता है, जिसको हम लोग सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। यही सल्फोनिक अम्ल H2SO3
आंसू का कारण बनता है। तो प्याज के खाने योग भाग को आप क्या कहिएगा? मांसल शेल। प्याज काटने से कौन सा गैस निकला? H2SO4। प्याज ये सल्फर प्याज को काटने से कौन सा गैस निकला? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आंसू के साथ मिलकर कौन सा अम्ल बनाया? तो सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनिक अम्ल ही जो होता है वो आंख में लगता है और उससे आंसू निकलता है। तो ये हो गई आपके तना और तना के रूपांतरण से संबंधित बात। अब हम लोग आगे का जो क्लास लेंगे वह पत्ता और फल और फूल की चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद हमारे प्रिय छात्र।